क्लास 10 साइंस का 2023 का ये मोस्ट वायरल पेपर है। इसमें से 5 ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके जो इस पेपर में, जो 101% सेम टू सेम आने वाले हैं। तो कि क्या करना है, आपने पूरा तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैं पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ 2023 के क्वेश्चन पेपर का, तो आपने एक बार पूरा देख लेना। और जो 5 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, जो कि 20 से 25 नंबर आराम से आपको दिला देंगे इस वीडियो से, तो उनको जरूर आप अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्लास 10 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें से देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान रख लीजिए। जो खंड ए है बहुविकल्प है, इसमें प्रश्न क है, 1 मिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसलिए विलयन का पीएच मान संभवतः होगा। नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो नीले लिटमस को लाल कौन करता है? नीले को लाल करते हैं अम्ल। ठीक है, अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो इसका पीएच मान होगा वो क्या होगा? 7 से कम होगा। तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जो 7 से कम है, वो है 4। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से एक क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ये 101% आएगा। इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये तो शॉर्ट वाले हैं। इसके अलावा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 5 बताने वाला हूँ, जो कि लॉन्ग में है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर टाइप में, उनको मैं भी बताऊंगा। तो उनको भी देख लेना, इसको पहले अच्छे से जान लो। ठीक है, तो इसमें क्या है? 4 आएगा। इसी में एक पूछ लेता, नीले नीले लिटमस को लाल कर देता या लाल लिटमस को नीला कर देता। तो दोनों का ध्यान देना। हम और क्षार के बारे में एक पूछता, तो एक क्वेश्चन 101% आएगा चैप्टर 2 से। इसका दूसरा है एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो एथेनोइक अम्ल क्या होता है? CH3COOH होता है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। ठीक है, इसका निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। अब देखो यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड में विशेषकर कौन सा है? जो कि ये आपका अधिकांश जो होते हैं ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे क्या है, ये क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड नहीं है, ध्यान देना, सोडियम ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नहीं है, सिर्फ क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, सल्फर तो वो हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं है। तो सिंपल क्या आ जाएगा आपका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान देंगे। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड है। और ये उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा भी है। ऐसे ऑक्साइड जो क्या करते हैं, जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ये ध्यान में एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, उभयधर्मी ऑक्साइड का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद वह है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो पादप हार्मोन्स है साइटोकाइनिन। ठीक है, कौन सा है? साइटोकाइनिन सभी। ठीक है, क्या करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है कौन? साइटोकाइनिन। ठीक है, उसके बाद मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, क्या होता है? दृष्टिपटल या रेटिना से कहते हैं। अंग्रेजी में रेटिना, हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नीचे पढ़े। उसका विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा, विद्युत प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है। ठीक है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इसकी क्षमता कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो क्षमता कितनी होगी इसकी? निकालेंगे तो क्या निकलेगा? -5 डायरेक्ट निकलेगा। कैसे निकलेगा? 1/f फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, मीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में बदलो तो सेंटीमीटर में करोगे तो 100/f कर दोगे, तब भी हो जाएगा। 100 को किससे भाग दोगे? 20 से दोगे तो 5 आएगा। लेकिन फोकस दूरी किसमें आएगी? माइनस में। क्यों? अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा माइनस में होती है। ठीक है, ध्यान देना। तो ये काम हो जाएगा आपका। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। क्या है? मीथेन है, CH4। ठीक है, बायोगैस के अलावा तीसरा भाग क्या होता है? मीथेन होता है, ध्यान रखिए। आगे देखिए, बी है आपका खंड बॉ, जो कि खंड बी कहते हैं इसे। अतिलघु प्रश्न। ठीक है, अतिलघु प्रश्न है। तो इसमें क्या है? उस धातु का नाम और प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये है पारा, जिसे इसका प्रतीक क्या है? Hg है, मरकरी कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में पारा, और इसका जो प्रतीक है वो Hg है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। समीकरण क्या है? हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। नीचे समीकरण दिए, इसको आपने तैयार कर लेना। इसका आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम तथा द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या बताइए। तो पहले आवर्त में 2 तत्व हैं और दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपने, पहले आवर्त में 2 और दूसरे में 8 होते हैं। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक कौन से? तो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। जाइलम क्या करता है? जल का संवहन करता है। फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है? ठीक है, तो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, जो प्रतिवर्ती जो घरों में आता है बिजली, घरों में बिजली का वोल्टेज आता है, उसकी जो आवृत्ति है, तो उसकी कितने हर्ट्ज है? 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। उसके बाद निम्न सॉरी विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है, यूनिट से कहते हैं। ठीक है, इतना यूनिट चल गया, कहते हैं ना 5 मिनट 10 मिनट चल गया, तो ये क्या? किलोवाट घंटा होती है व्यापारिक मात्रक, जो है व्यापारिक इकाई। रक्तदाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जाएगा आपसे। इसको 101% तैयार रखना। ठीक है, इसके अलावा आपने सौर सेल बनाने के लिए मुख्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का किया जाता है। ठीक है, उसके बाद खंड सी, जिसे कहते हैं सेक्शन सी, लघु उत्तरीय प्रश्न है। हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? तो आपका हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से योग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है,
इसमें क्या है, एक औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है इसका, सीधी सी बात है, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने का उपयोग होता है इसका। किसका? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का। होता क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो जिससे क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है या बनता है, उसी को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। मतलब हाइड्रोजन से योग होता है किसका? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण लिखिए। तो आईयूपीएसी नामकरण के लिए एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आपने सिंपल क्या करना है, सर्च बॉक्स में जाकर आईयूपीएसी लिख के आगे चैनल का नाम लिख देना है, आपको पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप इसको सीख लीजिए। बाकी वैसे कैसे होगा देख लेते हैं। इसमें कितने कार्बन के परमाणु कितने हैं देख लो, 2 है तो मेथ 8 हो जाएगा, और इसमें CH3 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड समूह CHO या CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है, नल पढ़ेंगे इसको, एथेनॉल पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ए, ये 19 गलत लग रहा है कि इसको हटा दो, इसकी वो नहीं है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो क्या होगा, एच सिंगल 3 कार्बन के परमाणु हैं, तो क्या हो जाएंगे, ए में प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है, कार्बन के बाकी हाइड्रोजन परमाणु जुड़े, तो प्रोपीन हो जाएगा, ये हो गया एथेनॉल और ये हो जाएगा प्रोपीन। क्लियर है, इसको इस प्रकार से करना है। अच्छा यहाँ पे ये ओ नहीं लिखा हुआ है, ये होगा CH3CHO, यहाँ पे ओ लिखना था, ये गड़बड़ हुआ है, ठीक है, इसका ध्यान देंगे। इसके बाद CHO समूह, इसलिए अल लगा हुआ है, इसलिए बताया तभी। तो अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, किसी उद्दीपन के प्रति अचानक जो अनैच्छिक क्रिया होती है हमारे शरीर के द्वारा, जैसे कि गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का पीछे हो जाना, या कांटा चुभने में पैर का वापस आ जाना, ये सारी क्रियाएं क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है, ठीक है। इसमें मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता, ये मेरुरज्जु से संचालित होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं। नीचे दिया आंसर पूरा पढ़ लें, और किसी प्रकार से आप अगर उत्तर लिख के आते हैं बोर्ड पे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियों में पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भोजन अर्थात ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और इसमें जो कच्ची सामग्री यूज होती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि क्या पत्तियों में रंध्रों के द्वारा ली जाती है वायुमंडल से, दूसरा जल मिट्टी के द्वारा, ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, तो ये चीजें आपको चाहिए होती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाए। तो दूरदृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिए। और इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तु क्या होगी, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है इस दोष में। किसमें, दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में दूर का पास, दूर का साफ दिखेगा, ध्यान रखना, हाँ, और पास का कम दिखेगा, और निकट दृष्टि में निकट का साफ दिखेगा, दूर का साफ नहीं दिखेगा, ये होता है। इसके अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन, हाँ, इसको दूर दृष्टि दोष को इंपोर्टेंट ना लगा दो, इसको अच्छे तैयार कर लीजिएगा। एक प्रकाश संश्लेषण वाला, ये भी आपका चांस पूरा है, इस बार आएगा, ठीक है। इसका चिपको आंदोलन क्या है, स्पष्ट कीजिए। चिपको आंदोलन क्या है, यह हिमालय गढ़वाल के रैनी गांव में 1970 के दशक में शुरू हुआ, ये क्या है, वन संरक्षण आंदोलन। इसमें क्या होता था, जब लोग जो लोग काटने आते थे पेड़ों को, तो वहां के स्थानीय लोग क्या करते हैं, महिलाएं विशेषकर पेड़ों को काटने से बचाने के उनसे चिपक जाती थी। तो यह वनों की कटाई के विरोध में एक अहिंसक आंदोलन था, ठीक है, मतलब अहिंसावादी आंदोलन था। इसमें हिंसा की वो दी गया कि अहिंसक आंदोलन था। इसमें क्या किया हमने, जब पेड़ काटने आया कोई तो वो चुपचाप जाकर पेड़ से लिपट गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कौ, जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। सीधी बात है, धातु की अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ हमने हाइड्रोजन गैस आंसर, ठीक है आपका। साथ में आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च क्यों होता है। तो आयनिक यौगिकों का क्वथनांक क्या होता है, विपरीत आवेशों वाले आयन के बीच क्या होता है, मजबूत आयनिक बंध बनता है, ठीक है, आयनिक आकर्षण बंध बनता है, जिस कारण इसको तोड़ने के लिए क्या होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, जिस कारण से क्या होता है, इनका क्वथनांक जो होता है आयनिक यौगिकों वो अधिक होता है। अर्थात इसमें क्या होता है, विपरीत आवेशित आयन होगा, ठीक है, प्लस और माइनस आयन जुड़ते हैं इसमें, ठीक है, जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को दे देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार बने हुए आयन क्या कहलाता है, आयनिक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। और इनका क्वथनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि इनके बंधों को, जो ये विपरीत आयनों के बीच बंध बना है ना, प्लस और माइनस के बीच, तो इनको तोड़ने के अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके बाद गौ है, कार्बन के दो अपर रूपों के नाम लिखे, ठीक है, जो कार्बन है उसके दो अपर रूपों के नाम बताने हैं। एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट, आपको पता होगा। तीसरा भी होता है एक, वैसे फ्लोरीन कहते हैं इसको, बिटमिनस फ्लोरीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बिटमिनिस्टर फ्लोरीन। उसके बाद दो तत्व एक्स और वाई के परमाणु क्रमांक कम से 11 और 17 है। तो एक्स और वाई की इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होगी, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, बचा हुआ लास्ट कक्षा में आएगा, ठीक है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1 बच जाएगा, इसमें Na, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम। और 17 है तो 2, 8 और 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्लोरीन, ठीक है।
तो ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक तत्वों की आवर्त सारणी में कहाँ होंगे, ठीक है। तो आवर्त सारणी में कहाँ होंगे ये भी बता देते हैं आपको। और यहाँ पहले देख लो मैंने क्या क्या बताया, ये नाम बता दिया और आपको दोनों के नाम बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से मैंने बोला आपको, ये ऐसे कर लेना है। तो देखो दूसरा कहाँ होगा, कैसे निकालोगे, दूसरा तीसरे आवर्त में होगा। देखो जो पहला तत्व है जो सोडियम होगा क्या होगा, तीसरे आवर्त में होगा, ठीक है। 1 2 3 तीसरे आवर्त में होगा। और पीरियड कौन सा, आवर्त तीसरा होगा। समूह कौन सा होगा, समूह पहला होगा। और जो वायु होगा वो किसमें होगा, वो भी आपका तीसरे आवर्त में होगा, क्योंकि 3 कक्षाएं हैं ना, तीसरी कक्षा में है तो इसका मतलब 3 आवर्त तीसरे आवर्त में होगा। और 7 है तो ये समूह 17 के अंतर्गत आएगा। किसमें आएगा, समूह 17 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आयन। आयन क्या कहा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगा, कौन बनाएगा, सोडियम, क्योंकि इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है तो ये त्याग देगा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाएगा, कौन, क्लोरीन। जिसके पास 7 है वो क्या करेगा, इससे एक ले लेगा, ठीक है। और बनेगा क्या, क्लोरीन आयन ऋणायन बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से काम। अथवा में एक क्वेश्चन और दिया, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित यौगिकों के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दीजिए। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड H2S और H2S6, ठीक है। ये आपका दिया हुआ एथेन इससे कहते हैं, ठीक है। तो इनको देख लेना, यहाँ पर दे रखा है सिंपल सिंगल बॉन्ड लगा के आपने बना लेना, इस प्रकार से बना देना। बाकी अगर इस पर कोई इलेक्ट्रॉन संरचना से लेकर के आपको कोई डाउट है तो वीडियो बना रखा है मैंने ऑलरेडी, या आप नई वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर देंगे, ठीक है। जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट लगता है ना, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देगा। और वीडियो पसंद आती है तो बता दिया करो कि हाँ वीडियो पसंद आई और ऐसी वीडियो आप लोगों को और चाहिए, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोगों को के लिए हेल्पफुल हो रही है हमारी वीडियोस। और आप ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, आपको और किस टाइप का वीडियो चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन वर्गाणु की रचना के क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इसके लिए आपने क्या करना, सिंपल आपने एनसीईआरटी बुक देख लेनी और वहां से आपने नेफ्रॉन का चित्र की संरचना बना लेनी। रचना में क्या लिखना है, रचना कैसे है, क्या है देख लेंगे। उसका क्रिया क्या क्या दिखाना है रचना में, आप देख लीजिए। एक तो बोमन संपुट, कोशिका गुच्छ और एक लंबी नलिका होती है इसमें, किसमें, नेफ्रॉन के वृत्त के क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। नेफ्रॉन के वृत्त की क्रियात्मक इकाई, यही काम करते हैं वृत्त में, ठीक है। इसके बाद क्रियाविधि कैसे है, उच्च रक्तदाब वाले ग्लोबुलस को छानता है निस्पंदन के द्वारा और नली में गुजरते समय ग्लूकोज, अमीनो और लवण और जल को पुनः अवशोषण होता है, ठीक है। शेष अपशिष्ट मूत्र संवाहक वाहिनी में जाता है। तो ये प्रोसेस होती है इसकी। तो आपने चित्र वहां से देख लेना, बाकी यहाँ से पढ़ लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामक चित्र बनाना है। इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। किसको, अमाशय, यकृत, बढ़िया। और दूसरा अथवा में दिया है पुष्पी अनुदैर्ध्य कार्ड का स्वच्छ नामक चित्र बनाइए और इनमें से निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। परागकोश, वर्तिकांग या अंडाशय। तो इन दोनों डायग्राम्स को आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। दोनों में से एक इस बार के क्वेश्चन पेपर में आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 का क है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम नीचे दिया है, आपने देख लेना। मध्यमा तर्जनी अंगूठे को इस प्रकार बहुत फैलाओगे कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की गति को दर्शाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, दाएं हाथ का नियम भी आप साथ में कॉम्प्लीमेंट्री कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दो विद्युत बल्ब ए बी दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है पिछले कई सालों में। आप अगर देखोगे मैंने जो वीडियोस बना रखी हैं आपको, जिसमें मैंने पिछले साल के कई सारे पेपर बता रखे हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को पूरा सेटअप किया और न्यूमेरिकल्स की मैं एक अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो जल्दी से अगर आपको न्यूमेरिकल जल्दी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ आलेख में गणना कीजिए। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, ये भी न्यूमेरिकल्स है। इसमें भी आप कुल प्रतिरोध निकालना है तो कुल प्रतिरोध निकालने का इसमें परिपथ दिया होगा आपको चित्र में, क्वेश्चन पेपर का। इसमें क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता दूं। आपने क्या करना, सिंपल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। वहां से भी आप क्या कर सकते हो, इसीलिए अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो बिना कहीं इधर उधर भटके, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगा नेट पिन कमेंट में। कुल प्रतिरोध और कुल विद्युत धारा निकालना, ठीक है। उसका 22 है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम से क्या अभिप्राय है। स्पेक्ट्रम किस रंग का विचलन सबसे अधिक और सबसे कम करता है। सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी रंग का, ठीक है। और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है। प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, किसी श्वेत प्रकाश का किरण का अपने अवयव के साथ रंग में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। उसका मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु कितना होता है। तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है अनंत पर, नीचे लिखा होगा, इसको देखना आपने, ठीक है। इसके बाद पारितंत्र से आप क्या समझते हैं और अपमार्जकों की भूमिका क्या है। पारितंत्र क्या होता है भैया, पारितंत्र होता है किसी क्षेत्र में सजीव जीव जंतु और निर्जीव जंतु जो होते हैं उनके बारे में, ठीक है। उन सबसे मिलकर बनता है पारितंत्र, ठीक है। अर्थात जैव और अजैव घटकों से मिलकर क्या बनता है, अजैव अजैव जैव और अजैव घटकों से मिलकर क्या बनता है, पारितंत्र बनता है, ठीक है। उसका अपमार्जक क्या होता है, वे मृत जीव, ये मृत जीवों को खाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे जीव या ऐसे
हाँ, जीवी हुए ऐसे जीव जो क्या कहते हैं मृत जीवों को और अवशिष्ट पदार्थों को अपघटन करते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है? जो मिट्टी में मिल जाते हैं और पुनः पोषण पौधों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, ये पर्यावरण की सफाई करते हैं। ठीक है? तो ये आपका क्या है? मानक है। अब अथवा में कोशिश स्तर क्या होता है आपको बताना। आहार श्रृंखला का एक उदाहरण दीजिए और उसमें विभिन्न कोशिश स्तर बताइए। तो आहार श्रृंखला का मैंने उदाहरण दे रखा है, आपने इसको देख लेना है अच्छे से और तैयार कर लेना है। कोई डाउट परेशानी लगे तो कमेंट जरूर करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, दीर्घ प्रश्न में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, क्या होता है जब केवल रासायनिक तत्व जिंक की सोडियम से बिक्रिया करेंगे तो ये बनेगा सोडियम जिंकेट बनेगा। उसके बाद रक्त तत्व लोहे की प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा। उसके बाद एथेनॉल कंपनी की सोडियम बाइकार्बोनेट से बिक्रिया करेंगे, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पे गर्म करेंगे। ठीक है, तो ये सब बनेगा। क्लियर? इसके बाद और अथवा आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं, तो ये 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक तत्व एम आवर्त सारणी के तीसरे समूह में है। इसके अलावा इसके अपसाइड का सूत्र बताइए। ठीक है, इसका अपसाइड का सूत्र ये है, इसको तैयार कर देना है आपने। ठीक है, तो इस प्रकार निकाल। उदासीन अभिकरण क्या होती है, हम लोग छात्र जब अभिक्रिया करते हैं तो जल और लवण बनता है, इसी को क्या है उदासीन अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पे एक मैंने उदाहरण भी आपको दे रखा है। इसके बाद रिडॉक्स अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ उपचयित और अपचयित पदार्थ का नाम बताइए। इसमें उपचयित कौन है, सीधी बात है, ऑक्सीजन हटेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा, ये खेल होता है। तो ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन हट रही है वो क्या होगा, उपचयित होगा। जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसमें क्या होगा, या ऑक्सीजन हट रही है तो वो क्या होगा, अपचयित होगा। बस इतना ध्यान देना है। ठीक है, बाकी परिभाषा रेडॉक्स की आपके सामने ये रखी हुई है। ठीक है, आपने पढ़ लेनी क्या है, अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होता है तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है समझाती श्रेणी क्या होती है, उदाहरण देकर समझेंगे। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों में की ऐसी श्रेणी जिनके सदस्यों का क्रियात्मक समूह समान हो और रासायनिक गुण समान हो। ठीक है, क्रियात्मक समूह और रासायनिक गुण क्या हो, समान हो। और क्रमागत सदस्यों की में कितना CH2 का अंतर हो, कितना सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर हो, तो ऐसी जो श्रेणी होती बनती है इनकी यौगिकों की, वो क्या कहलाती है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है, जैसे एल्केन श्रेणी, एल्केन में क्या होता है CH4 C2 एसिड और C3 एसिड, इन तीनों के बीच में क्या है, ये एक ही इनका सामान्य सूत्र समान एक है, रासायनिक गुण भी लगभग सेम होंगे और क्या होंगे, इनके क्या कहते हैं, इनके जो CH2 का अंतर आएगा इनके बीच में। ठीक है, क्या इनके जो यौगिकों के क्रमागत सदस्यों में कितना CH2 का अंतर आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, कौन मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। अग्नाशय ग्रंथि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है। ठीक है, हार्मोन और एंजाइम जो करती है वो तो अग्नाशय। तो अगला क्वेश्चन आयोडीन युक्त नमक की थायरॉक्सिन के स्थापन जो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसलिए और इसी की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है, किसकी, आयोडीन की कमी। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, आयोडीन युक्त नमक यूज उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन है समझात और समरूप अंगों के एक ही उदाहरण दे। समझात अंग क्या होता है, देखो मेढक का अग्रभाग और पक्षी का पंख उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य भिन्न है। जिनके उत्पत्ति तो समान होगी लेकिन कार्य भिन्न होंगे, क्या करेंगे, समजात अंग कहेंगे। ठीक है, समरूप अंग कीट का पंख और पक्षी का पंख कार्य समान है, उत्पत्ति भिन्न है। ठीक है, तो ये क्या है, समरूप अंग है। ठीक है, इसी प्रकार अगर एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प का एक उदाहरण, एक लिंगी पुष्प है पपीता और उभयलिंगी पुष्प है गुड़हल। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आपने तैयार कर लेना है। पुनरुद्भवन का अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। पुनरुद्भवन की परिभाषा दे रखी है, किसी जीव के कटे हुए शरीर का भाग का नए जीव में विकसित होना। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया, प्लेनेरिया क्या है, ये कटता है और नया जीव बन जाता है, दो जीव बन जाएंगे। ठीक है, जितने बार कटेगा उतने बार नए जीव बनेंगे। उसी प्रकार मुकुल क्या है, शरीर पर एक भाग मुकुल का बनना जो विकसित होकर एक नया जीव बन जाता है, जैसा किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। ठीक है, तो ये है आपकी परिभाषा, ये भी आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। अगर है परागण तथा निषेचन में अंतर लिखिए। तो परागण क्या होता है, निषेचन क्या होता है, परागण क्या होता है, परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, जबकि निषेचन में नर और मादा युग्म का क्या होता है, संलयन होता है। ठीक है, मिलते हैं दोनों। ठीक है, चलिए अगला अथवा में दिया है, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो कार्य क्या होते हैं, सूचनाओं को विद्युत अवयवों के रूप में शरीर के एक दूसरे भागों तक पहुंचाना होता है। साथ में आपने डायग्राम एनसीईआरटी की बुक से बना लेना है। मैंने क्या कहते हैं आप लोगों के लिए एक वीडियो तंत्रिका कोशिका पर ऑलरेडी बना रखा है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, तो आप कहना वहां से डाउनलोड कर लेना, तो सॉरी वीडियो को देख लेना। ठीक है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, पिता के गुण एक्स वाई द्वारा, एक्स मिलने पर लड़की और वाई एक्स वाई मिलने पर लड़का का जन्म होता है। ठीक है, इस पर उसका विद्युत जनित्र का नामांकित आरेख कीजिए। तो चित्र आपने क्या है ना एनसीईआरटी में यूज कर लेना, इसका सिद्धांत और कार्यविधि को समझाइए। तो कार्यविधि और सिद्धांत यहाँ से आपने देख लेना, इसको पूरा आपने कर लेना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है, यहाँ पे दिया हुआ कारण देख लीजिए। क्षितिज में के पास होता है जिससे प्रकाश वायु में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश परिगणित हो जाता है और केवल क्या होता है, लाल रंग का प्रकाश करता है हमारे यहाँ तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये कारण है, इसको आपने अच्छे तैयार कर लेना और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको तैयार कर लीजिए।
अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है, इसको देख लीजिए आप आराम से और इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। उत्तर लेंस पे आधारित है, इस क्वेश्चन को लीजिए। बाकी मैंने न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं और मैं लेकर आने वाला जल्दी वीडियो, तो उनमें देखते हैं, ठीक है। उसका ख है प्रकाश में का अपवर्तनांक, एक क्वेश्चन ये वाला जब रहेगा अपवर्तनांक वाला, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 से 1.5 2 नंबर में आता है, बहुत इजीली आप कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, प्रकाश में वायु का वायु में प्रकाश प्रकाश वायु में कितने अपवर्तनांक के कांच में प्रवेश करता है, ठीक है, वायु से, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कांच का अपवर्तनांक ये दिया गया है, और कांच की प्रकाश में चाल क्या होगी बतानी है, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल होती है इतनी, ठीक है, ऑलरेडी हमें दे रखी। तो क्या करना है हमने, सिंपल हमने क्या करना है, n बराबर फॉर्मूला लगाना है c अपॉन v। c हमें प्रकाश की चाल है, v हमें निकालना है, n हमें दिया है 1.5, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकल जाएगा 2 × 10 की पावर माइनस सॉरी 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए एक और। क है वायुमंडल में ओजोन परत का क्या महत्व है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन से पदार्थ उत्तरदायी है, ठीक है। तो कौन से पदार्थ उत्तरदायी है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और वायुमंडल में ओजोन परत का क्या महत्व है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या होती है, पृथ्वी को पहुंचने से रोकती है, बस इतना था, इसको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपने आदतों में कौन सा सुधार करेंगे। तो सबसे पहले बात, कपड़े के थैले का प्रयोग करेंगे, प्लास्टिक का त्याग करेंगे, मतलब प्लास्टिक का यूज बंद कर देंगे। बिजली की बचत, पंखे लाइट क्या होंगे, कम जलाओगे, ठीक है। दूसरा दूसरा है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे, मतलब जो जिसमें ज्यादातर लोग जाते हैं, जैसे बस हो गई, ट्रेन हो गई, इनका ज्यादा उपयोग करेंगे, ठीक है। और चौथा पुनर्चक्रण, रिसाइकल का प्रयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिसाइकल करने की कोशिश करेंगे, जिनको ज्यादा बार बार यूज किया जा सके, ऐसी चीजों का उपयोग करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, और मैंने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जिनसे 20-25 नंबर बनेंगे। तो आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आपको पता चल गए होंगे, उनको आपने जरूर तैयार कर लेना, उसमें एक भी क्वेश्चन इधर उधर जाने वाला नहीं है। इसके बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर के डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई शंका है आपको किसी टॉपिक को लेकर, या किसी टॉपिक पे, या किसी क्वेश्चन पे आप डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आई, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो से क्या सीखने को मिला। साथ में अगर आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।